हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आपका एचपी जीके की जीरो टू हीरो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सिरमौर हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने जो है वो बुद्ध प्रकाश तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मही प्रकाश के नाम से उसको जाना जाता था। मुगल दरबार में उसकी अच्छी पहुँच थी। ठीक है, जहांरा को जो है वो कस्तूरी, अनार, बर्फ़ वगैरह गिफ्ट भेजता रहता था। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, स्पेशली जब आप सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि राजा जो शमशेर प्रकाश था, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसने सिरमौर रियासत को लेकर बहुत सारे अच्छे काम किए। ठीक है, और कोशिश करी सिरमौर रियासत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाने की। ठीक है, और भी राजाओं ने काम करे, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनेंगे वो शमशेर प्रकाश से ही बनेंगे, उनकी हिस्ट्री से ही बनेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एलाइड का कोर्स चला हुआ है, जो लोग बच्चे एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जाकर जो है वो जीके स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी का बैच चला हुआ है। ठीक है, एचपी जीके की सीरीज़ चली हुई है, कोऑपरेटिव बैंक की सीरीज़ चली हुई है। सभी कुछ आपको जो है वो एक ही ऐप पर मिलेगा, जिसका नाम है जीके स्टडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिनके पास जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि अगर आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप जो है वो टाइम से वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्त प्रकाश के बारे में। ठीक है, मस्त प्रकाश को जो है वो मेदिनी प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन में मस्त प्रकाश भी पूछा जा सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और या फिर आपके पास जो है वो मेदिनी प्रकाश भी पूछा जा सकता है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बुद्ध प्रकाश का बेटा था, तो जब बुद्ध प्रकाश की मृत्यु हुई यानी कि डेथ हुई, तो उस समय ये राजा जो है वो नाबालिग था। आपको देखने को मिलेगा कि जितनी ज़्यादा रियासतें थी, मतलब जो भी रियासतें हिमाचल प्रदेश में होती थी, जब भी उसके नए राजा बनते थे तो ज़्यादातर जो है वो नाबालिग होते थे। ठीक है, एक आधा कोई होता था जो कि पूरी उम्र में जाकर जो है वो राजा बनता था, बट ज़्यादातर नाबालिग ही बनते थे। और उसके बाद राज्य का कार्यभार चलाने के लिए या राज्य का प्रशासन चलाने के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि बुद्ध प्रकाश की मृत्यु के समय राजा जो है वो नाबालिग था। तो राज्य का प्रशासन किसके हाथ में दिया गया? वो दिया गया दुल्लू मेहता के हाथ में। नाम क्या था भाई? दुल्लू मेहता। अच्छा, दुल्लू मेहता को लगा कि जब इतनी बड़ी मुझे जो है वो पोस्ट मिल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि काम जो है वो अच्छे से किया जाए। तो वो क्या करता था कि अपनी प्रजा की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता था। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर होगी कि मस्त प्रकाश या मेदिनी प्रकाश जब राजा बना तो नाबालिग था। ठीक है, बन तो गया, गद्दी पर तो बिठा दिया, बट जो राज्य का प्रशासन चलाता था वो चलाता था दुल्लू मेहता। अब दुल्लू मेहता को जब बड़ी पोस्ट मिल गई तो उसने सोचा क्यों ज़रूरी नहीं है कि काम किया ही जाए। तो उसने अपनी प्रजा की तरफ जो है वो ध्यान देना छोड़ दिया। जो कर होते थे, यानी कि जो आपके टैक्सेस होते थे, वो और भी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होने लगे। जो पुराने समय में टैक्सेस चले आ रहे थे, तो भाई देखिए, आमदनी जो है वो किसको प्यारी नहीं होती। तो यही दुल्लू मेहता ने सोचा, तो टैक्सेस को जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया। अब होना क्या था, इसका रिजल्ट ये निकलना था कि जो लोग थे, लोगों में कहीं ना कहीं पर जो है वो असंतोष फैल गया। ठीक है, लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है वो इसका विरोध किया जाए। तो लोगों ने क्या किया कि घंडूरी गांव के होकू मियाँ को अपने दुख सुनाए। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आपका जो है जब भी आंदोलन होता है तो किसी ना किसी के नेतृत्व में होता है, यानी कि कोई ना कोई जो है वो उसका हेड होता है। तो लोग जब इससे परेशान हो गए, तो एक होकू मियाँ था जो कि किससे, कहाँ से संबंधित था? वो था आपका घंडूरी गाँव से। तो उसको अपने दुख सुनाए। तो हुकुम मियाँ ने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा किया और 500 लोगों को लेकर, जो मतलब कि 500 लोगों का दल बनाया। अब आप समझ लीजिए कि 500 लोग थोड़े तो होते नहीं है, तो 500 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उसको लेकर जो है वो नाहन पहुंचे, नाहन दरबार में, और मंत्री दुल्लू मेहता से मिलने के लिए वहां पर चले गए। ठीक है, मतलब उनका मेन जो था वो दुल्लू मेहता से मिलना था। और भी उनकी दो चार मांगे थी कि एक तो अच्छा और न्याययुक्त शासन हो। ठीक है, कि जो भी सिरमौर रियासत में न्याय चल रहा है, ठीक है, वो अच्छा हो, और जो युवराज है नाहन के या फिर जो राजमाता है, ठीक है, उनसे उनको जो है वो मिलने दिया जाए। ठीक है, यानी कि वो उनका मेन मकसद था कि मस्त प्रकाश से उनको मिलने दिया जाए और या फिर राजमाता से मिलने दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, इस चीज़ से दुल्लू मेहता डर गया कि भाई अगर राजा तक बात पहुंची या फिर ऊपर तक बात पहुंची तो कहीं ना कहीं पर जो है वो लास्ट में वजीर को या फिर प्रशासक को ही निकाला जाता है। तो उसने क्या किया कि नगाने और सधाना नामक जो है वो दो व्यक्तियों को सफ़ेद पताका का मतलब होता है सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है भाई? शांति का प्रतीक होता है कि आप क्या करो कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, शांति से बात जो है वो सॉल्व करते हैं। तो दुल्लू मेहता ने क्या किया कि सफ़ेद पताका लेकर दो बंदे नगाने और सधाना के नाम से जो है वो होकू के पास भेज दिए। अब उन्होंने होकू से कहा कि वजीर ने घोषणा कर दी है कि होकू मियाँ कोई विद्रोही नहीं है। अब 500 लोगों के साथ आप कहीं पर जा रहे हो, तो बाकी तो आपको यही सोचेंगे ना कि आप विद्रोह करने आ रहे हो।
तो इन दोनों ने होकू के पास जाकर ये बोला कि जो वजीर है दुल्लू मेहता, उसने ये बोल दिया है सभी को प्रजा में कि आप कोई विद्रोही नहीं है, आप हमारे अतिथि हैं आज के दिन में, और कल जो है वो आपको राजमाता से मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ। अच्छा, अगले दिन जब होकू महल के अंदर गया युवराज और राजमाता से मिलने, तो दुल्लू ने उसको जो है वो धोखे से मरवा दिया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी लाइन थी जिसको आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, और कहाँ से होकू मियाँ जो है वो संबंधित था घंडूरी गांव से, और किस तरीके से उसको नाहन में बुलाया जाता है और दुल्लू मेहता के द्वारा जो है वो उसको मरवा दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह मस्त प्रकाश के समकालीन थे। ठीक है, सिरमौर रियासत का राजा जो मस्त प्रकाश था, तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो इसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या है कि एक ही समय पर जो है वो दोनों राजा थे। तो कहलूर के राजा भीमचंद से कुछ अनबन, वैसे वो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो कहलूर गए हुए थे, तो वहाँ के राजा भीमचंद से उनकी कुछ जो है वो अनबन हुई थी, जिस कारण गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिरमौर आ गए थे और वहाँ के टोंका गांव में जो है वो रह रहे थे। फिर राजा के निमंत्रण, राजा को जब इस बात का पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिरमौर आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, इन्विटेशन दिया कि वो जो है वो नाहन में आए, क्योंकि राजा का जो महल था यानी कि कैपिटल थी वो नाहन में ही थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो कहाँ गए, बाद में नाहन गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो किसके समय नाहन में आए थे। ठीक है, तो वो है आपका राजा मस्त प्रकाश या फिर मैदनी प्रकाश। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके निकलते हैं। उसके थोड़े समय बाद जो है वो वहां से पौंटा चले गए थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि भगानी साहिब का युद्ध, ठीक है, 1686 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में। भगानी साहिब पौंटा से कुछ दूर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? भगानी साहिब का युद्ध 1686 में किस किस के बीच में? गुरु गोविंद सिंह के बीच में और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में। कहलूर का राजा भीमचंद जो था वो गुरु गोविंद सिंह को अपना एक तरीके से एनिमी समझता था, शत्रु समझता था, तो इन दोनों के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। अच्छा, हिंडूर का राजा था हरिचंद, उसने इस लड़ाई में भीमचंद का साथ दिया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की लास्ट में जीत हुई और उन्होंने भगानी साहिब में एक झंडा गाड़ा, जहां पर आज भी एक गुरुद्वारा है। जो पौंटा से रिलेट करते होंगे या सिरमौर से बिलोंग करते होंगे उन्होंने इसको विजिट जरूर किया होगा। अच्छा, सिरमौर रियासत की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन है। ठीक है, मैं खुद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो आपको भी बताना है कि आप में से कौन कौन जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, फिर क्या है, 1681 में जगन्नाथ मंदिर, नाहन में जो जगन्नाथ मंदिर है वो भी मस्त प्रकाश ने बनाया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। तो आई होप आपको आपको मस्त प्रकाश के बारे में जो है वो यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, मस्त प्रकाश ने जो है वो मंदिर भी बनवाया था। फिर यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो आपको जगन्नाथ मंदिर याद रखना है, उसके बाद आपको भगानी साहिब का युद्ध याद रखना है, किस किस के बीच में होता है और हिंदू के राजा ने इसमें जो है वो सहायता करी थी। उसके बाद किसके शासन काल में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी नाहन आए थे, तो मस्त प्रकाश के, ये भी समझ आ गया आपको। एक ये नाम याद रख लीजिएगा होकू मियाँ, ठीक है जी, और एक आपको दुल्लू मेहता याद रखना है। दोनों, अगर आप दोनों नाम याद रखोगे तो अच्छे से आपको स्टोरी भी जो है वो याद आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले राजा के बारे में बात करते हैं। अगला राजा है आपका हरिप्रकाश। ठीक है, हरिप्रकाश जो है वो मस्त प्रकाश का चाचा था। ठीक है, तो मस्त प्रकाश की कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण आई थिंक ये जो है वो हरिप्रकाश को जो है वो राजा बनाया गया था। अच्छा, 1708 में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या जो है वो नांदेड़ में एक पठान ने कर दी। अगर आपने इंडियन जीके वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। अच्छा, उसके बाद उनका एक अनुयायी था बंदा बैरागी। ठीक है, बंदा बैरागी ने उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाना शुरू किया। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो उनका काम था, यानी कि किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, वो बंदा बैरागी ने जो है वो आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करी, यानी कि उस लक्ष्य को बंदा बैरागी ने आगे बढ़ाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सिख इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर हरिराम गुप्ता। इनके अकॉर्डिंग जो बंदा बैरागी था वो कहाँ का रहने वाला था? वो आपका सिरमौर रियासत का रहने वाला था। ठीक है, बट कुछ लोग मानते हैं कि वो जम्मू का रहने वाला था, बट ये एक सिख इतिहासकार हैं हरिराम गुप्ता। इनके अनुसार जो बंदा बैरागी था वो सिरमौर का रहने वाला था, क्योंकि बहुत समय तक जो है वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर में भी रहे, तो हो सकता है कि बंदा बैरागी उनको वहीं पर मिला हो या कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है जी, फिर बंदा बैरागी ने क्या किया कि मुगलों के विरुद्ध जो है वो छापामार युद्ध शुरू किया पंजाब में आकर, और फिर मुगल बादशाह जो बहादुर शाह था उसने अमीन खां को जो है वो बंदा बैरागी को जो है वो पकड़ने के लिए भेजा। बंदा बैरागी सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित लोहगढ़ किला में जाकर उसने शरण ली। लोहगढ़ किला पूछा भी जाता है। ठीक है, और बाद में वहाँ से जो है वो चंबा चला गया। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन आपको समझ आ गई कि बंदा बैरागी जब उनकी डेथ हो जाती है तो बंदा बैरागी जो है वो उनके कामों को आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या है कि
मुगलों के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू करता है, युद्ध करना शुरू करता है। तो बहादुर शाह जो मुगल बादशाह था वो अमीन खान को, ठीक है जी, अमीन खान को भेजता है कि भाई जो तू जा और बंदा बैरागी को पकड़ कर ला। तो बंदा बैरागी क्या है, सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित लोहगढ़ किला में जाकर शरण लेता है और वहां से फिर जो है वो चंबा चला जाता है। अच्छा, बहादुर शाह ने क्या किया कि सिरमौर के और गढ़वाल के राजा को ये बोल दिया, ये आदेश दे दिए कि बंदा बैरागी जहां पर भी दिखे, क्योंकि सिरमौर में था बंदा बैरागी, ये पता लग चुका था किसको, आपके बादशाह को, ठीक है जी, मुगल बादशाह को। तो उसने उसने क्या किया, उसने आदेश दिया है सिरमौर के राजा को और उसके साथ साथ गढ़वाल के राजा को भी कि जब भी आपको बंदा बैरागी दिखे उसे पकड़ लें। बट जब बाद में उसको यह पता लगा कि बंदा बैरागी वहां से भाग गया है, तो 1710 में उसने क्या किया कि एक हमीद खान है, उसको सिरमौर के राजा हरिप्रकाश के बेटे भूप प्रकाश को पकड़कर दिल्ली लाने के आदेश दिए, ठीक है, दिल्ली लाने के आदेश दिए, ठीक है, किसको, भूप प्रकाश को। तो ये एक स्टार पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिरमौर के किस राजा के बेटे को जो है वो आपका बहादुर शाह ने बंदी बनाया था, ठीक है, तो वो बनाया था भूप प्रकाश को। किसके बेटे को, हरि प्रकाश के बेटे को। किसको भेजा था, हमीद खान को भेजा था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, भूप प्रकाश प्लस एक बंदा का जो है वो सहयोगी था गुलाब सिंह, उसको पकड़ा गया और बंद पिंजरे में बंद कर कर जो है वो दिल्ली ले जाया गया। आप एक तरीके से अगर विजुअलाइज करोगे तो आप सोच पाओगे कि कहाँ से, सिरमौर से दिल्ली ले जाया जा रहा है पिंजरे में बंद कर कर, किसके, राजा के बेटे को, भूप प्रकाश को, ठीक है। अच्छा, गुलाब सिंह और उसके 30 साथियों को तो मार दिया गया और भूप प्रकाश को जो है वो लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया, जिसको बाद में जो है वो आज़ाद कर दिया गया। जब मुगल साम्राज्य में थोड़ी उथल पथल हुई, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो भूप प्रकाश को आज़ाद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, लाइक मोटिवेशन होता है, कमेंट भी मोटिवेशन होता है, कमेंट आप करते हो, लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से अच्छे से आपके लिए और ज़्यादा तैयारी की जा सके, ठीक है, मतलब वीडियो बनाने में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। 1 से 2 बार जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से और तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रताप प्रकाश। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक बहुत कमज़ोर शासक था और इसके टाइम में जो है वो मुगलों का पतन होना जो है वो शुरू हो गया था। तो 2 पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है याद, 2 पॉइंट क्या, पहला पॉइंट तो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कोई एग्जामिनर पूछ ही ले कि सिरमौर रियासत के किस राजा के समय मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था, तो वो प्रताप प्रकाश था, ठीक है। फिर आता है आपका कीरत प्रकाश। एक कुशल शासक और एक योग्य सैनिक के रूप में इसको जाना जाता था, कीरत प्रकाश को। इसने क्या किया कि रामगढ़ के किले पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था, ठीक है, रामगढ़ के किले पर, पहला पॉइंट हो गया। फिर क्या है, पटियाला के राजा अमर सिंह ने पिंजौर का क्षेत्र कीरत प्रकाश को दिया था। उसकी सहायता के लिए बख्शी लखना डोगरा के नेतृत्व में 1000 सैनिक भेजे थे, ठीक है। तो पिंजौर का क्षेत्र किसने दिया था, पटियाला के राजा अमर सिंह ने, किसको, कीरत प्रकाश को। और प्लस उसकी सहायता के लिए बख्शी लखना डोगरा के नेतृत्व में 1000 सैनिक भी जो है वो भेजे थे ताकि उसकी मदद हो सके। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कीरत प्रकाश ने श्रीनगर गढ़वाल के राजा को हराकर नारायणगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, थानाधार हो गया, जगतगढ़ पर इस पर अधिकार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए, पहले तो देखो कि कीरत प्रकाश ने जो है वो आपका रामगढ़ के किले पर जो है वो अधिकार किया था, ठीक है जी। सेकंड क्या किया कि पिंजौर का क्षेत्र उसको कहां से मिला था, राजा अमर सिंह से, पटियाला के राजा अमर सिंह से एज अ गिफ्ट उसको मिला था, ठीक है। जो पटियाला के राजा थे और जो सिरमौर के राजा थे उनके आपस में बहुत अच्छी बनती थी, तो समय समय पर एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। उसके बाद उसने क्या करा कि श्रीनगर गढ़वाल के जो है वो राजा को हराकर नारायणगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, थानाधार हो गया, जगतगढ़ पर अधिकार किया था। फिर उसने वहां पर कीरतपुर नाम का एक गांव भी बसाया, किस रीजन से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस उसने नारायणगढ़ में एक जगन्नाथ का मंदिर भी बनवाया। ये पॉइंट भी जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर क्या है, कीरत प्रकाश ने मुगल बादशाह आलमगीर की सिख आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो मदद की थी, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियस ही बात थी, ठीक है, कि उसने मदद की, किसने, मुगल बादशाह के लिए। तो सभी करते ही थे, अंग्रेजी जब ब्रिटिश आप आगे पढ़ोगे तो ब्रिटिशर्स की भी मदद यहाँ पर की जाती थी। उसके बाद गुलाम कादिर रोहिल्ला ने जब कहलूर पर आक्रमण किया था तो कीरत प्रकाश ने कहलूर की भी सहायता की थी। मतलब सहायता करना, इसकी मतलब कि आप समझ सकते हो कि रग रग में था। तो पहले इसने जो है वो आलमगीर की जो है वो सहायता करी, उसके बाद कहलूर पर जब रोहिल्ला ने आक्रमण किया था तो वहाँ पर भी इसकी सहायता करी, और इसी के उपलक्ष्य में उसने कीरतपुर नगर की नींव रखी थी, आई थिंक रोपड़ के नज़दीक, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा और कीरत प्रकाश के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिरमौर के किस राजा और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच में संधि हुई थी, जिसके अनुसार गंगा नदी को गोरखा और सिरमौर राज्य के बीच में सीमा माना गया था। तो ये हुई थी आपकी कीरत प्रकाश के बीच में।
ठीक है जी। और कौन सी नदी को जो है वो आपका ये बाउंड्री माना गया था, तो ये माना गया था आपका गंगा को, नदी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है भाई जगत प्रकाश। जगत प्रकाश के समय रियासत में एक जो है वो विद्रोह हो गया। ठीक है जी, विद्रोह वाले सारी चीज़ें हम विद्रोह वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो पटियाला के राजा अमर सिंह कीरत प्रकाश की सहायता के लिए खुद नाहन आया और विद्रोह को दबाने में सहायता करी। तो मैंने आपको बताया ना कि पटियाला के साथ संबंध जो है वो रिलेशन जो थे वो अच्छे थे। तो हमेशा जो है जब भी सिरमौर रियासत द्वारा जो है वो पटियाला से सहायता मांगी जाती थी तो हमेशा ही जो है वो मिलती थी। आगे आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो पटियाला का राजा जो अमर सिंह था वो खुद स्वयं आया और विद्रोह को दबाने में सहायता करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1781 में जॉर्ज फॉस्टर ने जो है वो नाहन की यात्रा करी थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा, या तो नाहन के नाम से पूछा जाएगा या सिरमौर के नाम से पूछा जाएगा। तो जॉर्ज फॉस्टर जो है वो 1781 में आया था। 1785 में गुलाम कादिर रोहिल्ला ने सिरमौर के दून क्षेत्र पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। सिरमौर का राजा उसका मुकाबला करने के लिए सेना लेकर नाहन से थोड़े किलोमीटर दूर जो है वो कटासन नामक स्थान पर पहुंचा। दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें जीत जो है वो कहाँ किसकी हुई, वो राजा की हुई। ठीक है, और राजा ने अपनी जीत की खुशी में कटासन में एक दुर्गा माता का मंदिर बनाया जिसको कटासन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब स्थानीय जो आपकी कहानियां हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्या था कि कटासन में जो है वो दुर्गा माता ने बहुत हेल्प करी थी किसकी, राजा की, इस लड़ाई को जीतने में। तो उसी के उपलक्ष्य पर जो है वो कटासन देवी का मंदिर या कटासन में दुर्गा माता का मंदिर बनाया गया था। तो ये कब की बात है, यह है आपकी 1785 की बात, जब गुलाम कादिर रोहिल्ला ने सिरमौर की दून क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह ने सिरमौर की सहायता से कहलूर क्षेत्र से अपना एरिया जो है वो वापस लिया था। किसने, नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह ने। ठीक है, हिंडूर भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, नालागढ़ भी हो सकता है, हिंडूर भी हो सकता है। फिर आपका राजा आता है धर्म प्रकाश। तो हिंडूर के राजा रामशरण सिंह, कहलूर का राजा महान चंद और कांगड़ा का राजा संसार चंद इसके समकालीन थे। ठीक है, हिंडूर का राजा रामशरण सिंह और कहलूर का राजा जो है वो महान चंद और कांगड़ा का राजा संसार चंद। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप का जो है वो बंदा था संसार चंद। जब वो अपनी गद्दी पर बैठा था तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो आसपास के जितने भी एरियाज है सब पर जो है वो राजा संसार चंद का कब्जा हो। ठीक है, और इसने बहुत कोशिश भी करी, बट जब बिलासपुर पर ये आक्रमण करता है, ठीक है, तो वहाँ से इसका पतन शुरू होता है, जिससे गोरखों का आक्रमण होता है, मतलब गोरखों का आगमन होता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर धर्म प्रकाश ने हिंडूर पर चढ़ाई की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और झलरा भरला नामक स्थान पर जो है वो युद्ध हुआ था। बागल का राणा जगत सिंह जो हिंडूर के राजा रामशरण के साथ था पकड़ा गया और उसे सिरमौरी पिंजौर जो है वो लाया गया था। ठीक है, मतलब जो बागल का राणा था जगत सिंह, वो किसका साथ दे रहा था, वो राजा रामशरण सिंह का साथ दे रहा था। और इसमें जीत जो है वो धर्म प्रकाश की हुई थी और बाद में पकड़ा गया, जिसके साथ मेन युद्ध हुआ था वो तो निकल लिया। ठीक है, बट बागल का राणा जो जगत सिंह था वो पकड़ा गया और उसको सिरमौर में लाया गया। बाद में रामशरण सिंह ने फिर धर्म प्रकाश के साथ थोड़ा समझौता कर लिया और उसको जो है वो छुड़वा लिया। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी लाइन थी। जब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया तो वहां के राजा महान चंद ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए धर्म प्रकाश से मदद मांगी थी और बदले में महान चंद ने उसे जो है वो 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, पता ही होगा आपको, संसार चंद ने आक्रमण किया था। पहले जो है वो सहायता मांगी जाती है किससे, धर्म प्रकाश से। ठीक है, उसके बाद गोरखों से भी सहायता मांगी जाती है। ठीक है, और बाद में गोरखों और संसार चंद का महल मोरियो नामक स्थान पर युद्ध होता है। फिर इसी युद्ध में सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जब आक्रमण किया था तो इसी में जो है वो धर्म प्रकाश की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। अच्छा, संसार चंद उसके मृत शरीर को ट्रॉफी के रूप में, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कितना महत्वाकांक्षी था कि सिरमौर के राजा को, धर्म प्रकाश को गोली लग गई, उसके डेड बॉडी को जो है वो साथ में ले जाना चाहता था जो आपका संसार चंद था एज अ ट्रॉफी, बट जो सिरमौर के सिपाही थे उन्होंने उसको ऐसा नहीं करने दिया। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी लाइन थी जो कि आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर आता है करम प्रकाश सेकंड। धर्म प्रकाश का छोटा भाई था, कमजोर शासक था और एक अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस टाइप का ये बंदा था। अच्छा, जो राज्य के असली अधिकार थे वो मेहता प्रेम सिंह के हाथों में थी, जो कि वहां का वजीर था। ठीक है, अब राजा को क्या लगा कि भाई जो वजीर थे वो अपनी मनमानी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में राजा ने क्या किया कि अपनी मर्जी से किसी और व्यक्ति को वजीर बना दिया और जो पहले से वजीर चले आ रहे थे उन वजीरों को मरवा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उसने मेहता प्रेम सिंह को भी जो है वो मरवा दिया, जो कि उस समय वजीर के रूप में वहाँ पर कार्य कर रहा था। अच्छा, लोगों ने इसका विरोध किया।
ठीक है, विरोध जब किया तो उन्होंने एक संघ भी बना लिया कि भाई हम तो इसका विरोध करेंगे। और उसका एक छोटा भाई था, किसका, करम प्रकाश द्वितीय का, तो उसका भाई रतन सिंह था, जिसको रतन प्रकाश के नाम देकर जो है वो गद्दी पर बिठा दिया गया। पर ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला और बाद में जो है वो करम प्रकाश सेकंड जो है वो दोबारा से यहाँ पर राजा बन जाता है। अच्छा, 1796 में मौजी राम, पहाड़ सिंह ख्वास और बलाती राम बख्शी नाम के कुछ अधिकारी थे जो राज्य में गड़बड़ी कर रहे थे। ठीक है, मतलब गड़बड़ी उनकी चली हुई थी, राजा की वो नहीं मानते थे और उनको दबाना जो है वो राजा के लिए कहीं ना कहीं पर मुश्किल हो रहा था। तो राजा करम प्रकाश ने पटियाला के राजा से मदद मांगी और पटियाला के राजा साहब सिंह उस समय थे, तो उन्होंने अपने एक वजीर थे जो कि उनकी बड़ी बहन भी थी, बीबी साहिब, उसको सेना लेकर जो है वो नाहन भेजा। मैंने बोला ना, पटियाला ने कभी भी जो है वो मदद के लिए मना नहीं किया। तो वे सभी जो है वो 4 महीने तक नाहन में रहे, विद्रोह को दबा दिया और करम प्रकाश को जो है वो दोबारा से, जो सेकंड था, दोबारा से उसको गद्दी जो है वो अच्छे से दी गई। वापस जाते हुए करम प्रकाश ने बीबी साहिब को एक हाथी जो है वो भेंट किया था। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि स्टेटमेंट में, अगर आप एलाइड वगैरह की, एचएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे पॉइंट जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक राजा के परिवार का एक कुंवर था किशन सिंह। वो क्या था, वो राजा मतलब राज्य से उल्टा ही रहता था, तो विद्रोह करता रहता था और सिरमौर में लूटपाट करता रहता था। ठीक है जी, और जब ये काम होने लगे तो सिरमौर में, रियासत में भी जो है वो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी जो है वो उठने लगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जो वजीर पुराने समय से चले आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं पर मरवा दिया गया था, तो लोगों में बहुत ज़्यादा अशांति थी। ऊपर से किशन सिंह भी जो है वो नाक में धुआं देकर रखता था, लूटपाट करता रहता था। तो करम प्रकाश जब विद्रोह को जो है वो विद्रोहियों को नहीं दबा सका, तो उसने क्या किया, गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से जो है वो मदद मांगी। अच्छा, गोरखे जो थे वो पहले ही नज़र गड़ाकर बैठे थे सिरमौर रियासत पर कि भाई हमें कब जो है वो सिरमौर मिले। उसके साथ साथ गोरखों का पंगा जो है वो संसार चंद के साथ भी चल रहा था। तो भाई अमर सिंह, करम प्रकाश ने ये बोला कि आप मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको जो मदद बनेगी, यानी कि मैं सिरमौर रियासत से आपको जो है वो चंबा आसानी से जाने दूंगा। ठीक है, मतलब सॉरी, चंबा नहीं, ठीक है, कांगड़ा में मतलब जो युद्ध हुआ था वो संसार चंद के लिए, वहाँ पर मैं जो है वो आपको आसानी से जाने दूंगा, प्लस सैनिक और जो पैसे होंगे उसकी भी मदद करूंगा। ठीक है, तो भक्ति थापा जो था 700 सैनिक लेकर सिरमौर पहुंचा, पर जो किशन सिंह था वो थोड़ा तेज प्रवृत्ति का बंदा था, तो किशन सिंह ने और हिंडूर के सैनिकों ने मिलकर उनको जो है वो जमटा नामक स्थान पर घेर लिया और वहां से जो है वो वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि जो गोरखों का आगमन था वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो वहां पर पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से जब ये राजा परेशान हो जाता है करम प्रकाश, ठीक है, तो वो दोबारा से किसको आमंत्रित करता है, वो गोरखा कमांडर को आमंत्रित करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी जब वापस गोरखे ही भागे, तो करम प्रकाश ने भी भागकर जो है वो क्यारदा दून की एक पहाड़ी में स्थित कांगड़ा किले में जाकर जो है वो शरण ले ली। ठीक है जी। हिंडूर के राजा ने, राम सिंह जो था, उसने सिरमौर के बहुत से एरिया पर जो है वो कब्जा कर लिया। सिरमौर के विद्रोही सैनिकों ने राजा को पकड़ने के लिए कांगड़ा किले के ऊपर घेरा डाला। जब सेना ने किले में प्रवेश किया तो राजा का एक साथी था मियाँ जवालू, ठीक है, वो यहाँ पर मारा गया। अब ये थोड़ा सा जो है वो राजा की तरह दिखता था, तो सबने सोचा राजा मारा गया, तो सेना ने घेराव को जो है वो कम कर दिया। अब इसी का फ़ायदा उठाकर जो है वो राजा किले से बाहर निकल गया। ठीक है, और कहाँ पर चला गया, कालसी में जाकर जो है वो चला गया। और इसमें इसकी मदद किसने करी थी, टानरू गांव के मुखिया झांझू ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, एकदम से याद नहीं होंगे। जैसे जैसे आप देखते रहोगे आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, करम प्रकाश लोगों को लगा कि मर चुका है, तो उसके भाई, छोटे भाई जो रतन प्रकाश है, जिसको पहले भी जो है बनाया गया था आपका यहाँ पर राजा, तो रतन सिंह को रतन प्रकाश के नाम से राजा बना दिया गया। बट अब कालसी में राजा था तो चुप तो नहीं बैठने वाला था, तो उसने क्या किया, कालसी में करम प्रकाश ने रंजोर थापा, अमर सिंह थापा का बेटा था, उससे मदद मांगी, मिला। ठीक है, और रंजोर सिंह ने भी मदद करने के लिए हामी भर दी कि हाँ भाई मैं मदद करूंगा। जबकि इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा जो था वो था सिरमौर रियासत पे थोड़ा अपना अधिकार करना। बाद में करम प्रकाश, जब ये पूरा मदद हो गई, तो बाद में करम प्रकाश को गोरखों ने नामात्र का राजा बना दिया और मैक्सिमम जो अधिकार थे वो अपने हाथों में ले लिए। ठीक है जी। अच्छा, बाद में कुछ जो अमर सिंह थापा था और करम प्रकाश था उसके बीच में कुछ जो है वो अनबन हो जाती है, और जो अमर सिंह थापा है वो रंजोर सिंह को आदेश देता है कि सिरमौर रियासत पर आक्रमण करे। तो करम प्रकाश के समय रंजोर सिंह ने सिरमौर रियासत पर आक्रमण करके उस पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया, और इसकी डेट एग्जैक्टली मतलब ईयर मेंशन नहीं किया है, तो ये आपकी बात है 1809-10 के आसपास की। ठीक है, राजा और उसका परिवार जो है वो सपाटू में उन्होंने शरण ली, यानी कि पूरे तरीके से करम प्रकाश का जो मतलब
मतलब कि यहाँ पर जो कंट्रोल था सिरमौर रियासत के ऊपर से वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो गया। ठीक है, रणजोर सिंह ने जातक दुर्ग का भी यहाँ पर निर्माण कराया, जो जातक किला था, ठीक है, उसका निर्माण भी जो है वो यहाँ पर करवाया गया। तो ये आपको जो है वो कर्म प्रकाश द्वितीय के नाम से याद रखनी है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके समय में हुई और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, जिनके ऊपर तो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो तो आपको इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है जी, फिर राजा आता है आपका फतेह प्रकाश। ठीक है जी, 1815 में जो है वो राजा को मतलब फतेह प्रकाश को राजगद्दी दी गई, बट ये बाल्यावस्था में यानी कि छोटा था, तो उसकी माता जो थी गुलेरी रानी, उनको राज्य का कार्यभार दिया गया और उसकी सहायता के लिए कैप्टन बीरच, ये याद रखें, जी बरीच को जो है वो असिस्टेंट एजेंट नियुक्त किया गया। 1815 बंदा क्या था, बंदा छोटा था तो रानी जो थी गुलेरी रानी, उसको जो है वो कार्यभार दिया गया और उनकी सहायता के लिए, ठीक है, कैप्टन जी बीरच को जो है वो एजेंट, बर्ची भी कई जगह पर लिखा हुआ होता है, उसको जो है वो एजेंट नियुक्त किया गया। 1815 में फतेह प्रकाश को एक सनद दी गई जिसके द्वारा अंग्रेज सरकार ने सिरमौर राज्य के मोरनी, जगतगढ़ के किले और क्यारदा दून और जॉनसन बाबर का क्षेत्र अपने पास रख लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने। अब आप सोचोगे कि अंग्रेज बीच में से कहाँ से एंट्री आ गई। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो है वो गोरखे जीते थे। गोरखों, फिर क्या हुआ कि महाराणा रणजीत सिंह को संसार चंद ने आमंत्रित किया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ। उन्होंने गोरखे को हराया था और बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है वो उनको हराकर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि फतेह प्रकाश ने नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण किया था अपनी रानी के लिए। उसके बाद 1827 में गवर्नर लॉर्ड एम्स्टर जो है वो शिमला आए थे और उन्होंने शिमला में एक दरबार किया था जिसमें फतेह प्रकाश ने हिस्सा लिया था। तो भाई ये तो स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है। ठीक है, कि फतेह प्रकाश ने नाहन में शीश महल और मोती महल बनवाया। उसके बाद लॉर्ड एम्स्टर का जो शिमला दरबार हुआ था उसमें किस राजा ने भाग लिया था, तो फतेह प्रकाश ने भाग लिया था। फिर क्या है कि 1838 में अफगान युद्ध में जो है वो ब्रिटिश सरकार की मदद भी की थी फतेह प्रकाश ने, और 1845 में पहले सिख युद्ध में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी जो हरि के पत्तन की लड़ाई में जो है वो लड़ी थी। तो ये भी आपका स्टार पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भाई हरि के पत्तन की लड़ाई में सिरमौर के किस राजा ने नेतृत्व किया था या किसने जो है वो आपकी टुकड़ी भेजी थी, तो उसका आंसर होगा आपका फतेह प्रकाश। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। और इस राजा ने लगभग जो है वो 35 साल कम नहीं होते, 35 साल तक जो है वो शासन किया था। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फतेह प्रकाश, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने। देखिए, फतेह प्रकाश छोटा था तो कार्यभार किसको दिया गया, उसकी माता गुलेरी रानी को। अब गुलेरी रानी को सब कुछ तो पता नहीं था, तो उनकी सहायता के लिए कैप्टन जी बीरच को जो है वो असिस्टेंट एजेंट नियुक्त किया गया। ठीक है जी, फिर 1815 में फतेह प्रकाश को सनद दी गई और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मोरनी, जगतगढ़ के किले, क्यारदा दून का एरिया और जॉनसर बाबर का एरिया अपने पास रख लिया। ठीक है जी, फिर फतेह प्रकाश ने नाहन में अपनी जो रानी थी उसके लिए शीश महल और मोती महल का जो है वो निर्माण करवाया। फिर लॉर्ड एम्स्टर जो है वो उन्होंने एक दरबार किया था शिमला में 1827 में, उसमें फतेह प्रकाश ने हिस्सा लिया था। ठीक है जी, उसके बाद अफगान युद्ध में भी इसने सहायता करी थी 1838 में, और पहले सिख युद्ध में जो है जो ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में हुआ था, कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हरि के पत्तन की लड़ाई में जो है वो उन्होंने यहाँ पर मदद की थी। ठीक है जी, अब जो राजा आता है वो आता है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश सिरमौर का मेरा पर्सनली फेवरेट राजा इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम करवाए जिससे जो इकोनॉमी थी आपकी कहाँ की, सिरमौर की, उसको कहीं ना कहीं पर इंक्रीज़ करने में मदद मिली। तो इस राजा की मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए। देखिए, जब भी आप राजा के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको एक तो लगता होगा कि कैसे राजा दिखते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं सिरमौर के जो रियासत के राजा थे शमशेर प्रकाश, उनकी कुछ आउटफिट, और यहाँ पर भी ये तो उस तरीके से लग रही है जो ब्रिटिशर्स की आउटफिट होती है। तो ये दोनों उन्हीं की रियल इमेजेस हैं जिसको आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं शमशेर प्रकाश के बारे में। जब ये बंदा, मतलब कि जब ये राजा शमशेर प्रकाश गद्दी पर बैठा तो उस समय इनकी आयु जो थी वो 10 वर्ष की थी, 10 साल के थे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि 10 साल की एज है तो कोई ना कोई आगे काम जो है वो संभालेगा। तो शिमला के पहाड़ी रियासतों के उस समय सुपरिटेंडेंट थे विलियम हे। ठीक है, उन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई 1857 में। मेहता देवीदत्त प्लस मोती राम भंडारी जो है वो मुख्य प्रशासक नियुक्त किए गए कि भाई राजा जो है वो सिर्फ 10 साल का है तो राज्य का कार्यभार जो है वो ये अभी नहीं संभाल सकता। तो एक कमेटी बनाई गई, मेहता देवीदत्त और मोती राम भंडारी इसके मुख्य प्रशासक जो है वो बनाए गए।
अच्छा, ये जो दोनों बंदे थे, ठीक है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो राज्य चल रहा था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, यानी कि राज्य की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो है वो डिपेंड, मतलब उनका पूरा फोकस रहता था यहाँ पर आमदनी के ऊपर, ठीक है, या फिर कहीं से क्या ही प्रॉफिट हो जाए। तो बाद में राजा के ही परिवार के कंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को जो है वो प्रशासकों के सलाहकार नियुक्त किया गया कि ये जो हैं ये दोनों इनको सलाह देंगे कि किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा जो न्याय यानी कि जो डिसीजन होते हैं स्पेशली, उसके कार्य भी जो है वो इन्हीं को दे दिए गए, कंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को। यहाँ तक आपको समझ आ गया। 1857 के विद्रोह या जिसको क्रांति बोला जाता है, सिरमौर रियासत द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई थी। कुंवर वीर सिंह खुद 60 सैनिकों को लेकर शिमला में अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। तो 1857 के विद्रोह में, ठीक है, सिरमौर के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता करी थी? तो वो थे आपके शमशेर प्रकाश, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली। और किसके, मतलब कि किसने जो है वो किसको सैनिक लेकर जो है वो भेजा गया था? तो उसका नाम होगा वीर कुंवर सिंह, ठीक है, मतलब कि कुंवर वीर सिंह, अगर थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विद्रोह जब खत्म हो गया या क्रांति जब खत्म हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने शमशेर प्रकाश को 7 तोपों से जो है वो सम्मानित किया, जिसको बाद में जो है वो 11 तोपों में ट्रांसफर किया गया था इनके कामों को देखते हुए। 1862 में शमशेर प्रकाश के व्यसक होने पर राज्य के अधिकार उन्हें दे दिए गए, ठीक है। और जो यहाँ पर कुंवर थे दोनों, उनसे कार्यभार जो है वो वापस ले लिया गया कि भाई अब आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, ठीक है, अब जो है वो सारे राज्य के कार्यभार जो है वो शमशेर प्रकाश खुद देखेगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको 1862 तक। अब शमशेर प्रकाश द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए गए थे जिनको हम एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने उर्दू को राज्य के कामकाज की भाषा बनाया। इससे पहले सिरमौरी लिपि जो है वो यूज़ की जाती थी। किसको बनाया? उर्दू को, कि भाई जो राज्य के कामकाज होंगे वो उर्दू भाषा में होंगे। फिर क्या है कि भारतीय दीवानी फौजदारी के कानून जो है वो उन्होंने राज्य में लागू किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इस समय तक, जब तक जो शमशेर प्रकाश, जब तक ये काम हो रहे थे, जो आपका पूरा राज्य था वो 7 वजीरियों में बंटा हुआ था, ठीक है जी, 7 वजीरियों में बंटा हुआ था। और हर एक वजीरी में जो है वो एक वजीर होता था, ठीक है। अब वजीर के अपने काम होते थे, मान लीजिए ये वजीरियाँ हैं सारी, ठीक है, और एक एक के ऊपर जो है वो एक एक वजीर है जिसका वहाँ पर शासन चलता था। तो राजा ने इनको क्या किया कि भाई इतने ज़्यादा नहीं रखने, इनको दोबारा से संगठित किया और 4 तहसीलों में बांट दिया। अब इन तहसीलों में सरकारी कामकाज के लिए तहसीलदार जो है वो नियुक्त किए गए। ये काम जो है वो उसने बहुत अच्छा किया था, ठीक है। उसने पैदल सेना को 100 से जो है वो 300 तक बढ़ाया। और एक अंग्रेज था वॉट नाम का, जिसको प्रशिक्षण के लिए रखा कि जो भी आपके सैनिक होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा अंग्रेजी सेना के तर्ज पर। 1872 में उसने भारतीय सेना के एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज को सिरमौर सेना का कमान अधिकारी नियुक्त किया। 1880 में राजा ने अंग्रेजों की अफगान लड़ाई में सहायता के लिए कर्नल R.C. विहिंगटन की कमान में 200 सैनिकों को जो है वो भेजा था, ठीक है, शमशेर प्रकाश के द्वारा। तो अब तक आपको समझ आ गया कि क्या क्या किया। सबसे पहले तो उर्दू को उसने राज्य के कामकाज की भाषा बनाया। फिर उसने भारतीय दीवानी फौजदारी कानून लागू किए। 7 वजीरों को ख़त्म करके उसने 4 तहसीलें बनाई और उस पर तहसीलदार बनाए। 100 से सैनिकों को बढ़ाकर 300 कर दिया पैदल सैनिकों को। और वाट नाम के अंग्रेज को उनके प्रशिक्षण के लिए रखा। 1872 में एक भाई अधिकारी नियुक्त कर दिया अंग्रेजी से, मतलब जो कि सैनिकों को कमान करेगा, ठीक है। अफगान लड़ाई में भी सहायता करी और कर्नल R.C. विहिंगटन के जो मतलब कि कमान में 200 सैनिक भेजे। 1888 में राजा ने इंपीरियल सर्विसेज ट्रूप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर भी मैंने ये डाला था कि इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स नाम की एक सैनिक टुकड़ी बनाई, ठीक है, 1888 में। और 1879 में ही एक साल बाद उसका नाम जो है वो इंपीरियल सर्विस सैपर्स को माइनर्स जो है वो रख दिया गया। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि 1888 में सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने एक इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स नाम की सैनिक टुकड़ी बनाई थी, जिसका नाम बाद में क्या हो गया? इंपीरियल सर्विस सैपर्स को माइनर्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर 1897 में तिहरा की लड़ाई में भाग लिया। इसकी कमान राजा के छोटे बेटे वीर विक्रम सिंह के पास थी, ठीक है। तो तिहरा की लड़ाई में भी इसी राजा ने भाग लिया था और जो सैनिक को हेड कर रहा था वो राजा का छोटा बेटा विक्रम सिंह था। वीर विक्रम सिंह को बाद में सरकार ने ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि सिरमौर रियासत के किसको जो है वो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया था, तो वीर विक्रम सिंह को। 1890 में राज्य के कार्यकाल में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होने लगा और कार्यालय का नाम बदलकर, देखिए कार्यालय को
अजलासे खास जो है वो पहले बोला जाता था, और बाद में इसको नाम जो है वो हेड ऑफिस यहाँ पर कर दिया गया, जिसका आजकल भी आप सुनते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंग्रेजी भाषा का यूज़ शुरू किया गया, और अजलासे खास जो है वो पहले कार्यालय को बोलते थे, तो उसको बाद में बोला गया हेड ऑफिस। 1878 में पहली बार जमीन का बंदोबस्त करवाया गया सिरमौर रियासत में मुंशी लाल की देखरेख में। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर विद्रोह भी हुआ था, जिसको हम विद्रोह वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, बट जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, ये विद्रोह वाले सारे चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। 1867 में नाहन फाउंड्री के नाम से एक लोहे के कारखाना जो है वो खोला गया, और इसका आइडिया उसने रुड़की से लिया था। एक्चुअली राजा जो है वो बीच में रुड़की गया था, वहाँ पर उसने एक लोहे का कारखाना देखा, तो उसने सोचा कि लोहे के सारे सामान हम नाहन में बनाएंगे, तो नाहन फाउंड्री की जो है वो स्थापना की गई थी। 1864 में राजा ने गिरी नदी से पोंटा नदी क्षेत्र के लिए नहर बनाने की योजना बनाई। 1 लाख खर्च कर दिया, तब भी जो है ये नहर का काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली जो उसने बंदे रखे थे वो थोड़े अनएक्सपीरियंस थे, तो 1 लाख खर्च करने के बाद भी जो है वो एक नहर जो है ये पूरी नहीं हो पाई। अब अगर ये नहर पूरी हो जाती तो आज पोंटा वासियों को जो है वो नहर देखने को मिलती। 1868 में नाहन म्यूनसिपल कमेटी जो है वो बनाई गई। 1884 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना की गई। कुछ जगह पर 1886 भी दिया गया है, ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो लगा देना है। 1885 में नाहन में तारघर खोला गया। 1872 में एक डिस्पेंसरी खोली गई, जिसको 1893 में सिविल हॉस्पिटल में जो है वो बदल दिया गया। ठीक है, इतने काम करे, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये राजा थोड़ा यूनिक टाइप का था। 1893 में एक बैंक खोला गया, जिसका नाम नाहन नेशनल बैंक रखा गया, और 1944 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया। तो बैंक ऑफ सिरमौर अगर आपसे पूछा जाए तो कब खुला था, तो 1944 में। अगर नाहन नेशनल बैंक पूछा जाए तो 1893 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। 1891 में एक हाई कोर्ट भी बनाया गया, जिसमें 2 न्यायाधीश होते थे। मतभेद होने पर, अगर दोनों की आपस में नहीं जम रही है, तो राजा की सलाह ली जाती थी, पर अगर आपको डेथ सेंटेंस देना है, ठीक है, तो उसके लिए दिल्ली के कमिश्नर से अनुमति ली जाती थी। 2 अक्टूबर 1898 में राजा की जो है वो यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इतने सारे काम जो है वो राजा ने करवाए थे, और उस राजा की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जिसको आप पढ़ रहे हो इतने सारे काम के लिए। फिर आता है सुरेंद्र विक्रम प्रकाश, ठीक है, इसको जो है वो 1902 में 5 साल के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सिरमौर रियासत के किस राजा को जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया था, तो आंसर होगा विक्रम प्रकाश। 1906 में इसको अधिकार दे दिया गया कि आप जो है वो मृत्युदंड भी दे सकते हो, और ब्रिटिश सरकार द्वारा KCSI की उपाधि भी इनको दी गई थी, और इनकी मृत्यु 1911 में मंसूरी में हुई थी। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट जो है वो इनके बारे में याद रखना है, जो कि चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराणा, फिर आता है आपका महाराजा अमर प्रकाश। अब आपको यहां पर एक चीज देखने को मिली होगी, ऊपर आपने पढ़ा विक्रम प्रकाश, बट यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर एक टैग जुड़ गया है महाराजा का। ठीक है, तो ये क्यों जुड़ा ये मैं आपको बताऊंगा, और इससे बाद जितने भी राजा हुए उनके आगे महाराजा शब्द जो है वो यूज किया गया। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता जो है वो राजा अमर प्रकाश ने की थी। 300 से ज्यादा सैनिक और लाखों रुपए की सहायता इन्होंने की थी। अमर प्रकाश के राज्यकाल में 1928 में जमीन का बंदोबस्त शुरू हुआ, ठीक है, और जो कि 1931 तक चलता रहा। बट सबसे पहले शुरू किसने करवाया था? शमशेर प्रकाश ने। ठीक है, इस राजा का विवाह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शमशेर जंग बहादुर राणा की बड़ी बेटी से हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अंग्रेजी सरकार ने अमर प्रकाश को महाराजा की उपाधि दी थी, जो पीढ़ी दर चली। महाराजा की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसने सहायता करी थी, तो ये महाराजा की उपाधि इसलिए इनके नाम के आगे महाराजा लगता है, और इसके बाद जितने भी राजा हुए उनके आगे महाराजा ही लगा। ठीक है, इसी राजा ने नाहन की प्रसिद्ध महिमा पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। ठीक है, अब देखिए कुछ जगह पर मेंशन किया है, जो महिमा पुस्तकालय बना था वो 1926 में बना था, कुछ जगह पर मेंशन किया गया है 1930 में बना था। वैसे 1926 ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। और जो राजा की पत्नी थी उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो है वो ये पुस्तकालय बनाया था। ठीक है, जहाँ पर आज भी विद्यार्थी जो है वो पढ़ते हैं। नाहन से कालाम की सड़क को जो है वो पक्का करवाया था, जिसका काम 1927 में पूरा हुआ था। अमर प्रकाश की मृत्यु जो है वो वियना में हुई थी 1933 में। एक्चुअली इनकी रानी का जो है वो वहाँ पर इलाज चला हुआ था, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी। तो ये कौन सा राजा था? ये था आपका महाराजा अमर प्रकाश। ठीक है जी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक नोट, 13 मार्च 1948 को सिरमौर रियासत को भारत संघ में मिलाया गया, और उस समय राजा जो था वो राजेंद्र प्रकाश था। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और फिर आपको पता ही है कि सिरमौर रियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला बन गई। ठीक है, बट राजेंद्र प्रकाश याद रखिएगा, राजेंद्र प्रकाश जो था वो उस समय राजा था जब आपका सिरमौर रियासत का भारत संघ में
विलय हुआ था। तो इतने राजा जो है वो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है, एलाइड का बैच चला हुआ है, एलाइड का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी आपकी करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो 9882061022 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।